पिछले क्लास में हम लोग सेक्शन में पढ़ चुके थे। 8 नंबर लाइन जो है यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का 9 नंबर स्टेंजा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर से आप लोग ध्यान देंगे। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, भारतीय सभ्यता का वर्णन मेरे द्वारा जैसा किया गया है, हैज बिन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, इनके चाहने वालों ने इनका भी और भी वर्णन किया है। वोटरीज का मतलब होता है भारतीय सभ्यता को पसंद करने वाले लोग, भारतीय सभ्यता को मानने वाले लोग। जो विदेश में लोग रहते हैं उन्होंने भी इस सभ्यता का वर्णन किया है। आगे अगली पंक्ति में बोलते हैं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में नहीं, एंड अंडर नो एनी सिविलाइजेशन, और न ही किसी सभ्यता में, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, इंसानों ने पूर्णता प्राप्त किया है। इंसानों ने पूर्णता प्राप्त किया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। ध्यान देना, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति और एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है, और मोरल बीइंग्स मतलब होता है नैतिकता। तो हम लोग पढ़ेंगे, अब इसका हिंदी करेंगे। कह रहा है कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो कैसी रही है, मानव की नैतिकता को बढ़ावा देने का। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि पश्चिमी सभ्यता का फिर से पढ़ेंगे, दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता का क्या प्रवृत्ति रहा है, अमानवता को बढ़ावा देना। आगे है, द लेटर इज गॉडलेस। लेटर का मतलब होता है बाद वाला जीवन, बाद वाला युग, बाद वाला काल या समय। तो मतलब कि एक होता है प्राचीन काल और एक होता है अभी वाला काल। तो अभी वाले काल को यहाँ पे लेखक ने लेटर वर्ड दिया इनको। तो कह रहा है कि द लेटर इज गॉडलेस, कि बाद वाला जो भी युग आया वो देवत्वहीन था। देवत्वहीन का मतलब हो गया कि जिसमें देव का कोई मतलब नहीं, देवी देवता को नहीं मानने वाले लोग हो गए। आगे कह रहे हैं, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। लेकिन जो प्राचीन काल का समय था, फॉर्मर मतलब प्राचीन काल, लेकिन प्राचीन काल का जो समय था वो भगवान में भरोसा रखने वाला था, वो भगवान में भरोसा रखने वाला था। आगे कह रहे हैं, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इन सभी चीज़ों को समझते हुए और इनमें विश्वास रखते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया to cling the old Indian civilization even as a child clings to his mother's breast। इसका मतलब हो गया, कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को समझते हुए और इन सभी चीज़ों में विश्वास रखते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत को चाहने वाले सभी लोग भारतीय सभ्यता से इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपट जाता है। ठीक है, आगे 10वां नंबर लाइन पर आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग 10 नंबर पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। इसका मतलब हो गया कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ।
आई एम थैंकफुल, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, टू द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता को, फॉर मैनी थिंग्स, कई चीज़ों के लिए। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी सभ्यता के साहित्य से मैंने सीखा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं हिंदी में नहीं कर देता हूँ। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ। फॉर मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, उन चीज़ों के लिए जो मैंने पश्चिमी सभ्यता के साहित्य से सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it all costs. इस लाइन में गांधी जी बोलते हैं मुख्य रूप से कि मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और आगे बोलते हैं कि यदि मैं भारत को इसकी सबसे ऊंची चोटी पर, यदि मैं भारत को इसके सबसे ऊंचे मुकाम पर, ऊंची चोटी पर मैं इसको देखना चाहता हूँ, है ना, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, मैं अपने देशवासियों से निर्भीक रूप से कहूँगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के आधार पर, आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं अपने देशवासियों से फ्रैंकली मैं कहना चाहूँगा कि आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इनसे सिर्फ एक ही बात सीखा है। आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इनसे सिर्फ एक ही बात सीखा है, वो क्या, एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट शन इट ऑल कोस्ट, हमें इन आधुनिक सभ्यताओं से हर कीमत पर दूर रहना चाहिए। अब हम लोग 11 नंबर पंक्ति को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, बोल रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो गांधी जी बोल रहे हैं इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिक वस्तुओं की एक तरह से पूजा है, आराधना है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह जो है भौतिक वस्तुओं की पूजा है या आराधना है या इच्छा है कि हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति ज़्यादा लगाव है। आगे बोल रहे हैं इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर व्याप्त है, यह एक ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर व्याप्त है। आगे बोल रहे हैं इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मेटरलिज्म, यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद है, यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद है। और आगे बोल रहे हैं एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रुथ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रुथ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि यह प्रत्येक कदम पर आधुनिक सभ्यता का भौतिक वस्तुओं के प्रति अगर यह नहीं सोचता है, इच्छा नहीं रखता है, मतलब कुल मिलाकर गांधी जी का कहना है कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, बस भौतिक वस्तुओं के प्रति प्रेम है। आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ क्या है, भौतिक संसारिक जितने भी वस्तुएं होती है, चाहे वो ऐशो आराम की वस्तुएं हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो उनकी इच्छा रखना ही क्या है, भौतिकवाद है। मॉडर्न सिविलाइजेशन उसी को कहते हैं। चलिए अब हम लोग 12 नंबर लाइन से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ से। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, कह रहा है कि यदि शायद यह अनावश्यक है, इफ़ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं है, टू वेट
द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। अच्छा, इस लाइन को उल्टा पढ़ना होगा तभी सही मीनिंग आएगा। कह रहा है कि पहले इस लाइन को पढ़ेंगे हम लोग कि यदि दो सभ्यताओं के गुणों का मूल्यांकन करना यदि बेकार नहीं है तो शायद यह अनावश्यक ही है ना। दो सभ्यताओं के गुणों का मूल्यांकन करना यदि बेकार नहीं है तो यह अनावश्यक जरूर है। इस लाइन का ये मीनिंग आता है। आगे कह रहा है इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings। यह तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने, द वेस्ट मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने, हैज़ इवॉल्व्ड विकसित किया है, पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने विकसित किया है। क्या विकसित किया है? ए सिविलाइजेशन, एक सभ्यता, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, जो इसके वातावरण और पर्यावरण को सूट करता हो, जो इसके वातावरण या पर्यावरण उसके देश को के माहौल को सूट करता हो, ऐसा सभ्यता इन्होंने क्या किया? विकसित कर लिया है पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और ठीक उसी प्रकार, एंड सिमिलरली मतलब होता है ठीक उसी प्रकार, वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, हम लोगों के पास भी एक सभ्यता है जो हमारी स्थितियों के अनुरूप है, जो हमारी परिस्थितियों के अनुरूप है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, एंड दोनों सभ्यता जो है, एंड बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड बोथ मतलब दोनों सभ्यताएं, और दोनों सभ्यताएं क्या हैं? आर गुड, दोनों सभ्यताएं अच्छी है, इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, अपने अपने जगह पे। दोनों सभ्यता, ना पश्चिमी सभ्यता बुरी है ना भारतीय सभ्यता बुरी है। भारत की सभ्यता भारत के लोगों को सूट करता है और पश्चिमी सभ्यता पश्चिम के देशों के लोगों को सूट करता है। तो कुल मिलाकर महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि दोनों सभ्यताएं अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है। थर्टीन नंबर स्टेंजा पर ध्यान देंगे। 13 नंबर लाइन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। कह रहा है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता की, ध्यान देंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन यहाँ से, कि आधुनिक सभ्यता की जो चरित्र चित्रण है वह क्या है? आधुनिक सभ्यता का मतलब क्या है? कह रहा है एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव की आवश्यकताओं का गुणात्मक वृद्धि होना ही आधुनिक सभ्यता है। आधुनिक सभ्यता क्या है? तो मानव की इच्छाओं या मानव की आवश्यकताओं में गुणात्मक रूप से वृद्धि होना ही आधुनिक सभ्यता कहलाती है। आगे बोल रहे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। जबकि जो प्राचीन सभ्यता का चरित्र चित्रण है, जबकि प्राचीन सभ्यता का जो चरित्र चित्रण है वो इस पर निर्भर करता है कि इन मानव की इन जो आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो उनकी मूल आवश्यकताएं हैं, उन पर एक कड़े रूप से प्रतिबंध लगाता है। कौन? तो प्राचीन सभ्यता। भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो इंसानों की, मनुष्यों की जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो इच्छा है उन पर रोक लगाता है। यहाँ तक में शायद आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप लोगों को किसी लाइन में दिक्कत होता है तो आप वीडियो को एक बार बैक करके फिर से आप पढ़ें। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनस्टेबलनेसेस अराइजेज। कह रहा जो आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता है वो क्या करती है? असंतोष को उत्पत्ति करता है। जो आधुनिक सभ्यता है वो लोगों के मन के भीतर असंतोष उत्पन्न करता है। कह रहा रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ
इन फ्यूचर स्टेट। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट। कह रहा है कि यह असंतोष क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि लोगों को अपने भविष्य में विश्वास ही नहीं है। वास्तव में लोगों को अपने भविष्य पर ही लोगों को विश्वास नहीं है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए ऑल्सो इन डिविनिटी, उन्हें लोगों को देवी देवताओं पर भी भरोसा नहीं है। जिन व्यक्ति को अपने खुद के भविष्य पर भरोसा ना हो, वो देवी देवताओं को कैसे मान सकते हैं, वो देवी देवताओं पर भरोसा कैसे रख सकते हैं। आगे इनको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे कह रहे हैं महात्मा गांधी कि द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ। कह रहे हैं कि जो प्राचीन या पूर्वीय सभ्यता है, जो प्राचीन या पूर्वीय सभ्यता है, वो एक भरोसे से उत्पन्न होती है। यह जो सभ्यता है, जो प्राचीन सभ्यता है, वह भगवान में भरोसे से उत्पन्न होती है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। डिवाइन पावर मतलब जो देवी देवताओं की शक्तियां हैं, उनसे वो एग्जिस्ट करती है इनकी सभ्यताओं में। जो प्राचीन सभ्यता है उनमें लोगों को एक भरोसा होता है, उसमें भरोसा उत्पन्न होता है। प्राचीन सभ्यता पर लोगों को भरोसा है और उनके अंदर देवी देवताओं का भी स्थान है। फोर्टी नंबर लाइन पर ध्यान देंगे। कह रहा है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कह रहा है कि कुछ तत्काल और जो आश्चर्यचकित कर देने वाले वैभवशाली जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स मतलब परिणाम, जो परिणाम हैं किसके, तो आधुनिक आविष्कारों के, मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों के जो परिणाम हैं वो अद्भुत परिणाम हैं। कह रहे हैं, फिर से ध्यान देंगे कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। आधुनिक आविष्कारों का जो तत्काल और वैभवशाली परिणाम हैं वो क्या है, काफ़ी लोगों को उन्मत्त करने वाले हैं। मैडनिंग टू रेसिस्ट का मतलब होता है लोगों में उमंग भरना, लोगों को उन्मत्त कर देना, भौतिक वस्तुओं के प्रति इच्छा को जागृत कर देना। आगे बोल रहे हैं, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि मनुष्य की जो विजय है उसी के खुद के प्रतिकार में निहित है। मनुष्य की जो खुद की जीत है, विक्टोरी मतलब जीत, मनुष्य का जो जीत है जीवन का, वो खुद के ही प्रतिकार में निहित है। मतलब जो लोग खुद के सभ्यता को मानने से पीछे हटते हैं, मतलब खुद की सभ्यता को प्रतिकार करते हैं मानने से, उन्हीं में उनकी जीत निहित है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर द मोमेंट्री प्लीजर। हम लोग क्षणिक आनंद के लिए अस्थाई वस्तुओं को दे करके हम लोग खुद को खतरे में हैं। हम लोग खुद क्या हैं, खतरे में। फिर से ध्यान देंगे इस लाइन पे, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ इसको, ध्यान से लाइन पे ध्यान दीजिए। वी आर इन डेंजर, हम लोग क्या हैं, खतरे में हैं। ऑफ बार्टरिंग, बार्टरिंग का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है, विनिमय करना, मतलब एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु लेना। तो कह रहा वी आर इन डेंजर, हम लोग क्या हैं, खतरे में हैं। ऑफ बार्टरिंग, अपनी अच्छी वस्तुएं दे करके बुरी चीज़ें ले रहे हैं। अवे द परमानेंट गुड, हमारी जो वास्तविक, हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो वास्तविक जो संपत्ति है, फॉर मोमेंट्री प्लीजर, हम लोग एक क्षणिक खुशी के लिए हम लोग उनको दे रहे हैं। 15 नंबर लाइन पर ध्यान दीजिए। जस्ट एज इन द वेस्ट, जैसे कि पश्चिमी देशों में
दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, जैसे कि पश्चिमी देशों ने काफ़ी आश्चर्यजनक अद्भुत खोजें की है। किस चीज़ में? तो भौतिक वस्तुओं में, है ना। इन थिंग्स मटेरियल, भौतिक वस्तुओं में उन्होंने काफ़ी आश्चर्यजनक खोजें की है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार हिंदुज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है उन्होंने भी ढेर सारे खोज किए हैं, ढेर सारे आश्चर्यजनक खोजें किए हैं, लेकिन किस चीज़ में? थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म में। ऑफ द स्पिरिट ऑफ द साउल, आत्मा की खोज में। मतलब भारत के जो लोग हैं, भारत में पहले जो ऋषि मुनि लोग रहते थे, उन्होंने भी आश्चर्यजनक, मार्वेलस डिस्कवरीज मतलब आश्चर्यजनक खोजें की है। मार्वेलस डिस्कवरीज, आश्चर्यजनक खोजें की है, लेकिन किस चीज़ के लिए? द थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म में, धर्म को चलाने के लिए जो खोजें हैं उन्होंने किया है भारत में। और कह रहा है कि ऑफ द स्पिरिट ऑफ द साउल, आत्मा की खोजों को किया है। अब हम लोग 60 नंबर लाइन पर ध्यान देंगे। बट वी हैव नो आइज़ फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, हम लोगों को अपने देश की इन महान और अच्छे खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं हैं। बट वी हैव नो आइज़, हमारे पास आंखें नहीं हैं। फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, इन महान और अच्छे खोजों को देखने के लिए। वी आर डेजल्ड, हम लोग चौंधिया गए हैं। वी आर डेजल्ड, हम लोग चौंधिया गए हैं। बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, जो आधुनिक वस्तुओं को देख करके, इन सभी आधुनिक वस्तुओं की प्रगति को देख करके हम लोगों की आंखें जो है वो चौंधिया गई है। हमारे देश के खुद के महान खोजों को देखने की हमारे पास आंखें ही नहीं हैं। आगे कह रहा है वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, जो पश्चिमी सभ्यता ने, पश्चिमी विज्ञान ने जो खोजें की है, जो आविष्कार किया है, भौतिक वस्तुओं का जो आविष्कार किया है, उनको देख करके हमारी जो आंखें हैं वो चौंधिया गई है। आई एम नॉट एनमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं इनकी प्रगति से मैं जलता नहीं हूँ, मैं इनकी प्रगति से नाखुश भी नहीं हूँ। इनफैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम progressing along those lines. In fact, वास्तव में, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. हमें लगता है वास्तव में कि भगवान ने ही अपनी बुद्धि से भारत को उस तरीके से प्रगति करने से रोका है। किस तरीके की प्रगति? जो आधुनिक वस्तुओं के प्रति जो इच्छा है, चाहत है, जिनको पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने जो बनाया है, तो उनकी तरफ से हम लोगों को तरक्की करने से रोका गया है। कौन रोका है? तो हमारी खुद की भगवान ने ही भारत को बचा के रखा है कि भारत को उन तरीक़ों से तरक्की करने नहीं दिया जिन तरीक़ों से पश्चिमी देशों के लोगों ने किया है। सो दैट it might fulfill its special mission of resisting the unrush of materialism, ताकि भारत अपनी जो विशेष उनकी जो मार्ग है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत को पथ प्रदर्शित किया है भगवान ने। ठीक है। सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि, इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, यहाँ इट का मतलब भारत, इट किसके लिए आया? इंडिया के लिए। तो कह रहा है इट माइट फुलफिल, भारत जो है अब पूरा कर सके, फुलफिल मतलब पूरा करना, भारत पूरा कर सके इट्स स्पेशल मिशन, अपनी विशेष प्रगति को पूरा कर सके भारत। और इसीलिए, और भारत को जो है भगवान ने अपनी बुद्धि से इन भौतिक वस्तुओं के प्रति जो इच्छा है उनसे दूर रखा है। रेसिस्ट मतलब उनसे दूर रखना।
तो चलिए 16 नंबर तक की हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। अब हम लोग 17 नंबर लाइन से ध्यान देंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मैं पेज को ऊपर कर देता हूँ, ये रहा। आफ्टर ऑल याद रहे, आफ्टर ऑल मतलब याद रहे, देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। हिंदुत्व में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, हिंदुत्व में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसे अब तक जीवित रखा है, जो इसे अभी तक जीवित रखा है। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोन, सीरिया, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। भारत जो है गवाह है, इट किसके लिए आया? इंडिया के लिए, हिंदुज़्म के लिए। भारत जो है गवाह है, किसका गवाह है? बेबीलोन के पतन का, बेबीलोन के पतन का। बेबीलोन एक देश है जिनका पतन हो गया, उनका गवाह है भारत, उनकी पतन को देखा है। सीरिया जो देश है उनके पतन को देखा है। पर्शियन देश है, उनके पतन को देखा, उनकी सभ्यता के पतन को देखा है। इजिप्टियन जो मिस्र, हिंदी में मिस्र बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। तो जो इजिप्ट देश है उनकी सभ्यताओं का पतन होते हुए भारत ने देखा है। भारत क्या है? इनका गवाह है, इन सभी देशों के पतन का गवाह है। विटनेस मतलब होता है गवाह होना, विटनेस मतलब गवाह होना। तो भारत इन सभी देशों के सभ्यताओं के पतन होते हुए देखा है, पतन होने का ये गवाह है। आगे कह रहे हैं कास्ट ए लुक अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ एक नज़र डालिए, आप अपने चारों तरफ एक नज़र डालिए। वेयर इज रोम, रोम देश कहाँ है? एंड वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस देश आज कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप आज इसे कहीं ढूंढ पाते हैं? क्या आज आप इसे कहीं ढूंढ पाते हैं? द इटली ऑफ जीवन और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। यहाँ पे इटली ऑफ जीवन है ना, या जीवन का मतलब क्या होता है? तो जीवन एक नाम है एक अंग्रेज इतिहासकार का। ये अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्हीं का नाम था जीवन, जो इटली के रहने वाले थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब कह रहा है कि कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप आज इसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं? द इटली ऑफ जीवन, एक महान विद्वान अंग्रेज इतिहासकार की इटली को आज आप कहीं खोज सकते हैं। और आगे कह रहा है और रेदर द एंशियंट रोम, और क्या आप प्राचीन रोम देश को भी ढूंढ सकते हैं? फॉर रोम वाज इटली, या जो प्राचीन रोम है वही रोम क्या था? पहले इटली था। जो आज का रोम है वो पहले का क्या था? इटली था। आगे कह रहा है 18 नंबर लाइन पर ध्यान देंगे। एक मिनट में इनको इरेज कर देता हूँ। 18 नंबर लाइन पे ध्यान देंगे। गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाइए, एक बार आप ग्रीस जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ पे है? आप देखिए, गो टू ग्रीस, ग्रीस का जो हिंदी में नाम होता है वो है यूनान। ग्रीस इंग्लिश नेम है, जैसे इंडिया इंग्लिश नेम है और हिंदी भारत है, उसी तरीके से ग्रीस एक इंग्लिश शब्द है, देश का नाम है ग्रीस, और हिंदी में इसका नाम है यूनान। कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, 18 नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए आप लोग। गो टू ग्रीस, एक बार आप यूनान जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, और वहाँ की विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? देन कमिंग टू इंडिया, और तब आप भारत आइए, ठीक है, तब आप भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू, तब आप अपने चारों ओर देखिए, और कोई भी व्यक्ति का अत्यंत प्राचीन विवरण का अध्ययन कीजिए। एक बार अत्यंत प्राचीन जो विवरण है, रिकॉर्ड मतलब विवरण होता है, रिकॉर्ड मतलब विवरण का आप एक बार अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि भारत आज कहाँ है। ठीक है,
आगे कह रहा है एंड यू वुड बी कंसिस्टेंट टू से यस, और आप हाँ कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, मैंने प्राचीन भारत को अभी भी मैं इसमें जान देखता हूँ, मैं अभी भी इनमें प्राण देखता हूँ। भारत आज भी जीवित है। भारत जीवित है मतलब भारत की जो सभ्यता है वो आज भी जीवित है। आज भी इसकी सभ्यता में जान है, प्राण है, दम है। ठीक है, आज भी यहाँ की जो सभ्यता है वो जिंदा है। आप यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे, और किसी भी देश में ऐसी सभ्यता नहीं है। अब हम लोग 19 नंबर लाइन पर ध्यान देंगे। ट्रू, सही बात है, यह सत्य है। देयर वेयर डंग हिप्स, जहाँ तहाँ गोबर के ढेर पड़े हैं, जहाँ तहाँ गोबर के ढेर पड़े हैं। अरे अपने भारत देश में उसी के बारे में कवि बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि यह बात सही है। देयर वेयर डंग हिप्स, डंग मतलब गोबर, हिप्स मतलब ढेर। कह रहा है जहाँ तहाँ यहाँ क्या है, गोबर के ढेर हैं। फिर भी, टू मतलब फिर भी टू हियर एंड देयर, फिर भी जहाँ तहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजरीज बरीड अंडर देम, लेकिन इन्हीं गोबर के ढेर के अंदर काफ़ी कीमती जो ट्रेजरी मतलब होता है खजाना, ठीक है, आज भी इस देश के अंदर जो है इन्हीं गोबर के ढेरों के अंदर ढेर सारे खजाने दबे हुए हैं। बरीड का मतलब होता है दफन होना, दफनाया हुआ होना या गड़ा होना। बरीड मतलब गड़ा होना, ज़मीन के नीचे जो है ना खजाना है वो गड़ा हुआ है इसी गोबर के ढेर के नीचे। आगे बोल रहे हैं एंड द रीजन व्हाई इट इज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। फिर से ध्यान देंगे। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual line। इस लाइन का मतलब होता है कि यह भारत देश का जो है सभ्यता आज तक क्यों जीवित रहा। मुख्य लक्ष्य इसका ये रहा है कि जो हिंदुत्व की जो सभ्यता है वो आज भी क्यों प्राणवान है, क्यों इसमें इतना दम है। तो क्योंकि भारत के जो सभ्यता है इन्होंने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि हम सांसारिक सुख से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। हमें जो ये भौतिक वस्तुओं की सुख है, सांसारिक सुख, इनसे हम लोग क्या रहेंगे, दुख रहेंगे। हम लोग इनके विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि हम लोग भगवान, देव और पारलौकिक तथा आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति के बारे में सोचेंगे। भारतीय सभ्यता पहले ही सोच रखा था, जब सभ्यता का विकास हो रहा था उसी टाइम पे भारतीय सभ्यता ने ऐसा सोच रखा था कि हम लोगों को भौतिक वस्तुओं की प्रगति के बारे में नहीं सोचना है। भौतिक चीज़ें या सुख विलासिता, ऐशो आराम के जीवन के बारे में नहीं सोचना है। हम लोगों को क्या सोचना है, तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, आध्यात्मिक मार्ग का खोज करना सीखना है, उसी पर ध्यान देना है। इसीलिए आज भी भारतीय सभ्यता प्राणवान है, जीवित है, इसमें दम है। आगे हम लोग 20 नंबर लाइन को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, आवर कल्चर और हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन द मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यह हमारी आवश्यकताओं के गुणात्मक वृद्धि पर निर्भर नहीं है। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति और जो हमारा स्वराज्य है, ये हमारी इच्छाओं पर डिपेंड नहीं है, हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं है। सेल्फ इंड्यूल्स है, ये क्या है, सेल्फ इंड्यूल्स है, ये आत्मनिर्भर है, या खुद पे आत्मनिर्भर। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, ध्यान देंगे, बल्कि इच्छाओं तथा आवश्यकताओं पर नियंत्रण, काफ़ी नियंत्रण, हमारी जो इच्छाएं हैं और आवश्यकताएं हैं उन पर काफ़ी क्या है, नियंत्रण है। अब 21 नंबर लाइन पर ध्यान देंगे। कह रहा यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans but it will mean ruin for India। ध्यान देंगे इस लाइन पर एक बार फिर से।
क्या कह रहा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर यूरोपियंस। कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, यूरोप की जो सभ्यता है यूरोपियंस के लिए ठीक है, यूरोपियंस के लिए ठीक है, बट इट विल मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा, बट इट विल मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि रुइन फॉर इंडिया, लेकिन इसका मतलब है भारत का सर्वनाश, भारत का विनाश। रुइन मतलब नाश हो जाना, विनाश हो जाना। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब हुआ कि यूरोप की जो सभ्यता है वो यूरोप के लोगों के लिए ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यूरोप की सभ्यता भारत के लोगों के लिए सर्वनाश की घड़ी है, भारतीय सभ्यता के लिए सर्वनाश है। कर इफ़ वी व्हेन एवर टू कॉपी इट, हम लोग यदि इसको कभी भी अपने जीवन में अगर हम लोग इसको कॉपी किए, इनका अनुकरण किए, तो हम लोगों का सर्वनाश होना निश्चित है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may good and capable of assimilation by us। ध्यान देंगे इस लाइन पे। कह रहा इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों में जो नई चीज़ों को अपनाने का हिम्मत नहीं है, या हम लोगों में ऐसी क्षमता नहीं है कि हम लोग कोई नई चीज़ों को अपना सकते हैं, हम लोग ऐसा अपना सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये उसी प्रकार का यह भी अर्थ नहीं है कि हम लोग जो हैं इनको अपना नहीं सकते हैं, ऐसा भी बात नहीं है, बल्कि हम लोग स्थिरता वाली काम को करते हैं, ठीक है। आगे, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका यह भी मतलब नहीं होता है कि, दैट मतलब कि, इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा भी नहीं है कि यूरोप के जो लोग हैं, यानी कि यूरोप के जो लोग हैं, यूरोपवासी, उन सभी कार्य को करते हैं जिनमें उनकी बुराई भी है, फिर भी उनका त्याग नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि यूरोपवासी जो है, जो उनका बुरा काम है उनको वो करते हैं और उनको वो समाप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं, उनको जो उनके हिसाब से जो ठीक लगता है वो लोग करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो यूरोप के लोगों के लिए ठीक है वो भारत के लोगों के लिए अच्छा हो सकता है ना। तो यूरोप की सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए ठीक है और भारतीय सभ्यता भारत के लोगों के लिए ठीक है। 22 नंबर लाइन पर ध्यान दीजिए। द insistent search of material comforts and their multiplication is such an evil। कह रहे हैं कि भौतिक सुख, विलासिता, जो भौतिक सुख और अय्यासी वाली चीज़ें हैं, तथा उसका जो लोगों के दिमाग के ऊपर इसकी जो एक अधिक इच्छा है कि हम जितना से ज़्यादा हमको आराम मिल सके, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल सके, यह एक ऐसी बुराई है, यह एक ऐसी बुराई है जिनका मैं सशक्त शब्दों में विरोध करता हूँ, जिसका मैं सशक्त शब्दों में विरोध करता हूँ। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। मैं यह कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो यूरोप के लोग हैं, एक मिनट मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यूरोपियन, यहाँ पे ध्यान देंगे, यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। यूरोप के जो लोग हैं उनको अपनी सभ्यता को फिर से सुधार करने की ज़रूरत है। रीमॉडल देयर आउटलुक, उनको अपनी सभ्यता को फिर से रीमॉडल करना पड़ेगा, यानी कि उसमें सुधार करना पड़ेगा, जो उनमें बुराइयां हैं उनको हटानी पड़ेगी। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस, यदि वे लोग ऐसा नहीं करते हैं, अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स टू which they are becoming slaves, तो अगर वे लोग इसी आराम और विलासिता भरी ज़िंदगी के अंदर दबे रहे तो एक दिन वे लोग गुलाम बन जाएंगे, एक दिन वे लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, यदि मेरा कहना गलत है, बट आई नो दैट फॉर इंडिया
to run after the golden fleece is to court certain death. आगे कह रहे हैं it may be that, it may be, यहाँ से ध्यान दीजिए, it may be that my reading is wrong. ठीक है, यदि मेरा जो सोच है, यदि मेरा जो कहना है अगर गलत है, यदि मेरा आकलन या अनुभव गलत है, ठीक है, तो कह रहा बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया, कि भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस. ये गोल्डन फ्लीस क्या है? एक ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त कभी नहीं किया जा सकता, बहुत बहुमूल्य वस्तु जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता. मान लीजिए एक बहुत बड़ा आग का घेरा है, आग का बहुत बड़ा घेरा है, उसके बीच में कोई वस्तु रखी है जिसको अगर लेना है तो आदमी को उसमें जाके ज़िंदा जलना होगा आग में, तभी जा कर के उस वस्तु के पास वह पहुंच सकता है. यानी कहने का मतलब एक ऐसा वस्तु जिसको प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है, उसी को हम लोग गोल्डन फ्लीस बोलते हैं. तो गांधी जी बोल रहे हैं कि इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, यदि मेरा जो अनुभव है या आकलन जो है गलत है, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, इन ऐसी वस्तुओं के पीछे भागना, इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, यह अपने ही मौत को बुलावा देने का बराबर है. तो ऐसी भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ना क्या है? अपनी मौत को बुलाने के बराबर है. Let us engrave on our hearts the motto of Western philosopher. हम लोगों को अपने हृदय में एक पश्चिमी सभ्यता के दार्शनिक के विचारों को अंकित कर लेना चाहिए. हम लोगों को अपने मन में पश्चिमी सभ्यता के एक दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, उनके विचारों को अपने मन में बिठा लेना चाहिए. क्या? तो कह रहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल जीवन एवं उच्च विचार. जीवन कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, और विचार कैसे होने चाहिए? उच्च होने चाहिए. और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, टुडे इज इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु profess to do the thinking for the masses run the risk in the vain search after high living of missing high thinking. आज यह सत्य है, टुडे इट इज सर्टेन, आज यह बात सत्य, बिल्कुल सत्य है. टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह बिल्कुल सत्य है कि द मासेस, जो अधिक से अधिक लोग हैं, मासेस मतलब ढेर सारे लोग, रन द रिस्क, अपने आप को खतरे में डालते हैं, जानबूझ करके खुद को खतरे में डालते हैं. और कह रहा इन ए वैन सर्च ऑफ आफ्टर हाई लिविंग, बेकार के खोज में कि हम लोग उच्च जीवन को जिएंगे. इन ए वैन सर्च, वैन माना बेकार, सर्च मतलब खोजना, आफ्टर हाई लिविंग, इन ऊंचे जीवन को खोजने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल रहे हैं. ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, अब बिना उच्च विचार को रखे हुए लोग उच्च जीवन को जीने के का बेकार खोज कर रहा है, और इनके चक्कर में खुद के जीवन को खतरे में डाल रहा है. लाइन नंबर 23 पर ध्यान देंगे. 23 को अब हम लोग पढ़ेंगे. सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सभ्यता वास्तविक अपने अर्थों में निहित नहीं है. कंसिस्ट नॉट द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स. मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे. कह रहा है कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, कह रहा है सभ्यता जो है वह अपने वास्तविक अर्थों में निहित नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट, लेकिन यह विचार विमर्श में निहित है. बट इन द डेलिब्रेट, लेकिन यह विचार विमर्श में निहित है. एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है, और खुद के स्वैच्छिक नियंत्रण में निहित है.
मतलब जो व्यक्ति हैं उनको खुद के स्वैच्छिक नियंत्रण के निहित में रखना चाहिए। आगे कह रहे हैं दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर द सर्विस। कह रहा यह अकेले ही आत्मसंतोष, यह अकेले ही आत्मसंतोष और सच्ची प्रसन्नता तथा सेवा और क्षमता में वृद्धि का उत्थान करती है, सेवा में वृद्धि को बढ़ाती है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, यहाँ पे जो इंक्रीज है कारण दिस अलोन इंक्रीजेज, यह केवल क्या करता है बढ़ाता है, एंड प्रमोट्स और उनको बढ़ावा देता है, किसको कंटेम्पनेंट एंड रियल हैप्पीनेस एंड द कैपेसिटी फॉर सर्विस, यानी कि प्रसन्नता को, सेवा को और क्षमता को वृद्धि करती है और उसका उत्थान भी करती है। चलिए अब एक लाइन और बचा है 24। आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्ति कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी इन कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बार बार जो है, ये लाइन जो देख रहे हैं 24 नंबर का, ये बार बार आप लोगों को जो बताए थे पैराग्राफ राइटिंग देता है एग्ज़ाम में 4 नंबर का, बताए थे ना, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कि किसी भी चैप्टर से लाइन उठा लेता है और बोलता है उसका जो है आप वर्णन कीजिए, ठीक है, उनको आप अपने भाषा में लिखिए। तो उनमें ये लाइन 24 नंबर लाइन बार बार आता है। तो आप लोग इनका जो है कुछ विशेष इन पर जो है अध्ययन करेंगे और इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे अलग से, बार बार इसको लिखने का और समझने का, क्योंकि लाइन को बहुत बार पूछा गया और इस बार भी हो सकता है आप लोगों को यह पंक्ति उठा के पूछ दें। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए मैं एक बार फिर से ठीक से पढ़ा भी देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, शारीरिक शांति, अनुरूपता तथा आराम जो है वो आवश्यक है। एक निश्चित रूप से जो आराम है वो आवश्यक है शरीर के लिए। आगे कह रहे हैं बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, लेकिन एक निश्चित स्तर से जब आप ऊपर इन आवश्यकताओं को ज़्यादा लेने लगेंगे तो यह आपको सहायता के बजाय या आपके रास्ते में एक रुकावट बन जाएगी, या आपके जीवन के रास्ते में एक रुकावट बन जाएगी। देयरफॉर, अतः, देयरफॉर का मतलब अतः, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स ऑफ सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी डिल्यूजन एंड ए स्नेयर। अतः असीमित संख्या में आवश्यकताओं के सृजन की नीति तथा उनका जो तुष्टीकरण है, भ्रामक एक तरह से जो भ्रम है, गुमराह करने वाली क्या है, यह एक फंदा है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, किसी भी व्यक्ति का जो भौतिक आवश्यकताओं की जो जरूरी का वस्तु होता है ना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन नैरो सेल्फ, यहाँ तक कि किसी के संकुचित स्वार्थ के विराम के साथ, किसी के संकुचित स्वार्थ में एक विराम लगाता है। मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप बिफोर इट डेंजरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूप्टनेसेस। कह रहा है क्या कि जो भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं तथा उनकी मानसिक आवश्यकताएं एक निश्चित बिंदु पर मिलने चाहिए और एक पूर्ण विराम के साथ मिलने चाहिए। इस पर यह पूर्ण विराम लगाता है और इससे पहले कि यह शारीरिक जो है तथा बुद्धिजीवी जो लोग हैं जो अपनी खुद की जीवन को विलासिता में यानी कि ऐशो आराम की चीज़ों में नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मनुष्य को अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक सभ्यताओं को क्रमबद्ध करना चाहिए, है ना। आगे कह रहा है ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल
cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। कह रहे हैं कि जिस मनुष्य को अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक सभ्यताओं को क्रमबद्ध करना चाहिए, जिनसे उनके द्वारा की जाने वाली मानवता की सेवा, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा खर्च होनी चाहिए तथा वे उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाए, ऐसे लोगों को होना चाहिए। बस इसी के साथ आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग इस पे विशेष प्रैक्टिस कीजिए। जिनको लाइन समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए।